हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैथ के 5 सेट कंप्लीट कर लिए थे, तो उनको हम लोगों ने अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट बोर्ड के 2020 के जो पेपर हैं भौतिक विज्ञान, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मैथ के नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का सेट है। ठीक है, ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें जो समय मिलता है वो हमें 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस पेपर का जो सेट कोड है वो है 346XS। ठीक है, 346XS है। ठीक है, खंड आ। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, विकल्प क्वेश्चन दिए गए हमको क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका आप लोगों को केवल मात्रक बताना है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये इस बार सिलेबस से हटा दिया, जहाँ पे आपको ये स्टार बना हुआ मिले तो वो क्वेश्चन एग्जाम से हटा दिया गया है। तो क्या 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को संभावित त्रुटि के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। तो किन्हीं दो के बीच बताना है हमें केवल। ठीक, तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम इसको अब दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 12 मैथमेटिक्स भौतिक विज्ञान, मेरा चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेट 1 है और यहाँ पे ये एक की जगह पे एस है। ठीक है, क्या है एक्स 2020 का पेपर है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, वोल्ट मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे बोला था कि समबाहु त्रिभुज, तो ये मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे बराबर बराबर ओम लगे, तो 8 ओम यहाँ पे लगा दिया, 8 ओम यहाँ पे लगा दिया और 8 ओम यहाँ पे। उसने हमसे 2 के बीच में पूछा था, तो हम क्या करेंगे, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, देखो ऐड अगर हम करते हैं तो ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 8। ठीक, ऊपर कितना है 3, लेकिन हमें कितने का बताना है, 2 का बताना है हमें। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर कितना हो 16/13 ओम। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं कौन सा है आंसर इसका। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 16/3 और इसका आंसर क्या था, वोल्ट मीटर था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या एक प्रत्यावर्ती परपथ में 100 ओम एक्सएल बराबर ये देखा और एक्सी बराबर इतने ओम देखा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, कलांतर। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा, 0 डिग्री। चलिए हम आपको इसके फार्मूले से दिखा देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 0 डिग्री आएगा फ्रेंड्स। कितना आएगा, 0 डिग्री। और ये होता है कलांतर के लिए फार्मूला 5 बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC/R। तो आप लोग जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक, तो आप लोग वैल्यू दी गई है XL की अलग से दी गई, XR की देगी, तो वो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू कितनी निकल आएगी, मेरी 0 निकलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो, मतलब मेरा ध्रुवण कोण कितना है, अल्फा है, और क्रांतिक कोण कितना है, बीटा है। तो हो तो कौन सा ऑप्शन में सही हो, तो इसमें आंसर सही होगा मेरा कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। कितना होगा, इक्वल टू में 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर डा हमको क्या दिया कि एक ही वेग से निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली होता है, ये डी ब्रोगली लिखा है। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी, तो मतलब किसके लिए अधिकतम होगी तरंग दैर्घ्य, तो वो हम आपको बताते हैं। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसके आएंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, किसके लिए अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की किरण, जो आपतित किरण होती है ना प्रकाश की, जो आवृत्ति होती है बी, एक निरोधी विभव B0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होगी।
तो वक्र की ढाल क्या होगी, एच अपॉन ई होगी। कितनी होगी, एच अपॉन ई होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन किया जाए। अब हमारे पास खंड वाई स्टार्ट होता है, अभी खंड आ था मेरे पास, ठीक है। अब खंड वा में हमसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। जो अवतल लेंस होता है उसके द्वितीय फोकस की हमें क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगी इसकी डेफिनीशन। तो ये हमारे पास डेफिनीशन लिखी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से लेंस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अवतल लेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एफ है, ठीक, तो इसके साइड में ये एफ होता है, फिर यहाँ पे ये 2f होता है और यहाँ पे भी ये 2f डैश होता है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई किरण गुजरी, ठीक है, और यहाँ से दर्पण परावर्तन के पश्चात यहाँ से जिस बिंदु से होकर, जिस फोकस से होकर जाती है, वह मेरा द्वितीय फोकस कहलाता है। डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, देखो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जो अवतल लेंस होता है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर क्या होती है, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें और अर्ध आयु में हमें क्या बताना, संबंध बताना है। और ये क्वेश्चन 2021 एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार बना और इस वाले में वांठहीन धारा का भी अर्थ ये भी नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है वो टाउ बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, टाउ बराबर होगा 1.443 इंटू टी, ठीक। अर्धायु काल, रेडियो एक्टिव और अर्धकाल में अंतर ये होगा, मतलब संबंध में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे टाउ क्या है मेरे पास, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु है, और जो टी है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु है। इसे हमने कैपिटल टी को किससे दिखाया है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसकी अर्ध आयु को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन का अर्थ बताइए। तो जो प्रकाश विद्युत कार्य का फलन है उसका हमको क्या बताना है, अर्थ बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अर्थ को। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, प्रकाश के, देखिए, प्रकाश विद्युत कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। तो आपको बस इतनी सी डेफिनेशन इस क्वेश्चन में लिख देनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि वांटहीन धारा क्या है। ओके, वांटहीन धारा क्या है। ये इस बार सिलेबस से फ्रेंड्स कट कर दी गई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केवल ये 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं पूछेगी, और जो अदर एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे इसकी बहुत प्रबल संभावना रहती है आने की। ओके, तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो वांटहीन धारा, तो क्या होती है वांटहीन धारा, यदि ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक। तो क्या, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता हो तब परिपथ में धारा तो बहती है, पर, ठीक है, अगर कोई परिपथ है, मेरे प्रत्यावर्ती परिपथ है, तो प्रेरकत्व में धारा तो बहती है, लेकिन औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। कितना होता है, औसत शक्ति क्षय जो होता है वो शून्य होता है। परिपथ के इस धारा को क्या कहते हैं हम लोग, वांटहीन धारा कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग वांटहीन धारा कहते हैं। तो ये मेरी किसकी डेफिनेशन थी दोस्तों, वांटहीन धारा की डेफिनेशन थी। तो इसको आप लोग लर्न ना करें, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें इसको नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और फ्रेंड्स आप लोग अधिक से अधिक ये बचने की कोशिश किया करें कि एग्ज़ाम में कि आप लोगों को ज़्यादा आंसर नहीं देना, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना है, ठीक है। अदर आंसर आप लोग देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होनी है, क्योंकि नंबर आपको उतना ही मिलना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल डेफिनेशन ही देनी है,
क्या है, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखी। अब यहाँ पे आपको केवल क्या करना है, विभव प्रवणता की केवल परिभाषा लिखनी, या आप लोग क्या करेंगे उसका फार्मूला लिख देंगे केवल। ठीक है, आपको पूरा नहीं बताना ये चीज़ ये होती है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें हमको। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो इतनी आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब विभव प्रवणता बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस dV माइनस डेल्टा dV अपॉन डेल्टा x, बस इतना आपको। या आप लोग क्या करती है, जब आपको ये अगर डेफिनेशन ना दे पाए तो आप लोग केवल फार्मूला भी लिख सकते हैं, आपको नंबर 1 कंप्लीट मिलेगा, पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में वो एग्जामिनर सीधा शॉर्ट आंसर पूछता है, बिल्कुल उसे सटीक आंसर चाहिए होता है, आप घुमा फिरा के उसको आंसर नहीं दे सकते वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का, कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो इसकी हमें डेफिनेशन देनी है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन को। फ्रेंड्स एक चीज़ है कि मैं ये नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप लोग एक काम करें, वीडियो को पॉज करके मतलब रोक रोक के आप लोग ये नोट्स बना लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी आप लोग वीडियो देख लेंगे उसके बाद फिर से भूल जाएंगे। ठीक है, या आप कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 बार कम से कम बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में जब भी कोई चीज़ पूछ जाए तो आपको लर्न हो जाएगा बहुत जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग एक कॉपी बना लीजिए इसकी, और उसमें आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से पूरे सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको 7 के 7 सेट प्रोवाइड करा दूंगा, उनके 7 सॉल्यूशन आपको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा। किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का मान कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के आधार पर किया जाता है। तो बस इतनी हमको क्या लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, वो शॉर्ट आंसर हमको देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, खंड सा। अभी हम लोग खंड आ और खंड वा सोल्व कर लिया, अब खंड सा चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमको पार्ट दिए गए हैं। तो पार्ट क्या है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कारण नंबर क्या, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरकत्व प्रतिघात का सूत्र लिखिए। जो प्रेरकत्व प्रतिघात होता है उसका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सूत्र लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, कुंडली के मध्य लगने वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो क्या B बराबर होता है B0 साइन ओमेगा टी। इसे हम जो W जैसा आपको लग रहा है ना, ये ओमेगा होता है, ओमेगा टी। इसको हमने क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ठीक, फिर हम लोग क्या देखते हैं, परंतु जब कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा बहने वाली धारा है तो धारा का परिमाण जो होगा, परिमाणवाद दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो परिमाणवाद दिशा बदलती रहती है। कुंडली के मध्य लगने वाले प्रत्यावर्ती धारा, तो जब परिमाप बदलेगा तो कुंडली के बीच जो लगने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, I बराबर होगी I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसको हमने कितना डाल दिया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग तुलना करेंगे इन दोनों समीकरण की तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग तुलना करेंगे जब हम लोग, तो तुलना करने पर हम केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ को धारा I वोल्टेज B से कला में संबंध कितना 90 डिग्री का एंगल बना, अर्थात कितना π/2, तो पश्चिमापी होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग। और उस हमसे क्या पूछा गया था, प्रेरक प्रतिघात पूछा गया। तो प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा से वही कार्य करता है जो दिष्ट परिपथ में प्रतिरोध करता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, तो आप लोग क्या लेंगे, प्रेरक प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा में वही कार्य करता है जो दिष्ट परिपथ में प्रतिरोध का कार्य होता है। जो प्रतिरोध कार्य करता है वही ये कार्य करता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो एक्सएल बराबर होगा 2 और ये समाकलन का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं, जहाँ एफ क्या है मेरे पास, ये जो हमने बना रखा है एफ क्या है, एफ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है।
यहाँ पे जो एफ है वो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इस तरीके से आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रेरण प्रतिघात की डेफिनेशन देख ली और बीच कलांतर के भी जो संबंध था उसको भी हम लोगों ने देख लिया। 2 नंबर में क्वेश्चन था, इसलिए हमको थोड़ा सा प्रूफ भी करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हमको दे रखा है 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये हमको मीटर में दिए रहे, हमें किस में ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ज्ञात करना है। ओके, तो लैम्डा बराबर कितना है 5 × 10⁻⁷। तो ये हमें लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य दे रखी थी 5 × 10⁻⁷ मीटर। तो ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है hc/λ। तो यहाँ पे जो एच होता है वो होता है प्लांक नियतांक होता है फ्रेंड्स, और सी होता है वो प्रकाश की चाल होती है। ठीक, तो जो एच होता है ना प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये आप लोगों को लर्न करनी होगी। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन में गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ पे एग्जाम में नहीं दी गई थी, तो प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या हो 6.6 × 10⁻⁻34 और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ठीक है, और हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी ये। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना निकलेगा 3.96 × 10⁻19 जूल। ये हो गया मेरा जूल में, लेकिन हमें किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका हम लोग इसमें डिवाइड जब करेंगे तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ए कितना निकल आएगा, ऊर्जा निकल आएगी ई बराबर निकल आएगी मेरे 2.475 EV। EV मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, तो कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्वेश्चन सरल है, केवल आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ठीक, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, ई की वैल्यू निकलेगी और वो किस में निकलेगी, जूल में निकलेगी। तो ये जूल में निकलेगी, जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 की पावर -19 पावर है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम कोण, जो प्रिज्म कोण है तथा विचलन कोण बराबर हो, मतलब प्रिज्म का कोण और विचलन कोण दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लोग n से डिनोट करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। तो प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण कैसे हो, बराबर हो। तो ए बराबर क्या होगा, डेल्टा एम बराबर डेल्टा, मतलब डेल्टा एम बराबर ए, मतलब ए कोण और डेल्टा एम कोण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। ए जो है वो मेरा प्रिज्म का कोण है और ए जो है वो किसका कोण है, विचलन कोण है। मेरा डेल्टा एम विचलन कोण होता है और जो ए है वो मेरा कैसा है, वो हमारा दिया गया यहाँ पे विचलन कोण या प्रिज्म कोण। ठीक, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन a/2। ये आप लोगों ने क्वेश्चन सूत्र पढ़ा होगा। ठीक, ये दोनों आपस में आपको बराबर दे रखे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लोग जरा, यहाँ पे डेल्टा एम की जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं, ए रख सकते हैं हम लोग। तो जब हम रखेंगे ए तो ये साइन a प्लस a/2 और अपॉन में साइन a/2, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो a प्लस a/2 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 3a/2। तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन a/2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे ये साइन a/2 बन गया है मेरे पास। तो हमें साइन a/2 का हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो क्या फार्मूला, 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो इससे ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बचेगा मेरा, n बराबर निकलेगा 2 कॉस a/2। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आप लोगों को बताया था मेरा मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस चैनल है, इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए अधिक से अधिक बोलें। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा फ्रेंड्स। तो वैसे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये स्टार बना हुआ है तो ये एग्जाम से इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। क्या है, निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत बाई, ठीक है, ये बाई जो है निर्गत बाई के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बूलियन व्यंजक हमको बताना है। ठीक, अथवा में हमसे पूछता है कि NOR मतलब नोर गेट
का प्रतीक चिन्ह तथा सत्यता सारणी लिखिए, मतलब नोर गेट जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी लिखिए। ठीक, तो चलिए हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं, क्वेश्चन को क्या सोल्व करना है हम लोगों को। तो ये हमें फिगर दे रखा था इस तरीके से। तो ये जो फिगर है ये NAD गेट, एंड गेट और नॉट गेट, मतलब 3 गेटों से ये मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, तो NAD गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो कितना होता है, बाय बराबर होता है A.B पे वार चिन्ह, ये होता है बाय बराबर बूलियन व्यंजक। ठीक, अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए उसने पूछा था कि नॉर गेट तथा और गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बना होता है। जो नॉर गेट होता है ना वो इन 3 से मिलकर बनता है, नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट। तो उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये सिंबल हैं, लेकिन ये आपके दृष्टि से एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इस बार 2021 के एग्ज़ाम में, लेकिन हमने आपको बता दिए क्योंकि बहुत से बच्चे इसको 2022 के हैं, वो भी लोग देखेंगे तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का ये फिगर बनेगा। तो आपको को नॉर गेट और एंड गेट और ये सभी गेट आपको बनाने आने चाहिए। ये आपको लास्ट चैप्टर मिलेगा, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी हमसे सारणी और पूछी गई थी फ्रेंड्स, तो सारणी आप लोग किस तरीके से बनाएंगे देख लीजिए। तो सारणी इसकी जब हम लोग बना सत्यता सारणी, तो यहाँ पे A B और ये बाई है। ठीक, और फार्मूला हमने अभी बताया था A.B होता है। तो आप 1 और 1 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये होती है इसकी सत्यता सारणी, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, खंड दा है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की जो क्षमता है वो 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है, संपर्क में रखें। दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, जो लेंस है उसकी प्रकृति क्या होगी वो भी हम लोगों को बताना। क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक, तो चलिए हम इसका सलूशन देखते हैं। ये एक तरह का क्वेश्चन है पूरा सलूशन, चलिए सलूशन करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, उत्तल लेंस की जो क्षमता हमने एक की मान ली, पहले वाले की P1 बराबर हमें कितना देखा 10 डायोप्टर, और अवतल लेंस की फोकस क्षमता को हमने P2 मान लिया कितनी देखी -2 डायोप्टर। अवतल लेंस की हम लोग निगेटिव लेते हैं और इसकी हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे संयोजन क्षमता कितनी है, मतलब टोटल क्षमता कितनी, P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास निकल आएगा 8 डायोप्टर। कितना निकलेगा 8 डायोप्टर। तो जो संयोजन क्षमता होती है यानी कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है, फार्मूला होता है P बराबर 100/F। तो यहाँ से F को हमने इस साइड टर्न कर दिया तो कितना है 100/P। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं 100/8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12/25/2 यानी कि 5.2 निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है U बराबर, हमें दे रखा था U बराबर कितना -25 सेंटीमीटर दे रखा था। फोकस दूरी मेरे पास ये रही, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि लेंस के लिए आपका सूत्र क्या होता है, लेंथ सूत्र होता है मेरा 1/F बराबर 1/V - 1/U होता है। ये फार्मूला होता है मेरे पास फ्रेंड्स। तो ये फार्मूले में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2/25 माइनस 1/U। ये माइनस था लेकिन इस माइनस चिन्ह की वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 1/25, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/V बराबर 2/25 माइनस 1/25। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 1/25 निकले। तो यहाँ से B बराबर कितना निकला 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है वो कितनी निकली मेरी 25 सेंटीमीटर निकली है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब संयोजन लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो इसका प्रतिबिंब होगा वो कितनी दूरी पर बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। युग्म लेंस की जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए 8 डायोप्टर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 8 डायोप्टर। अतः युग्म लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो किसकी भांति ये कार्य करेगा, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया हमको कि यंग के द्वि रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें जो फ्रिंज की चौड़ाई है उसके लिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे व्यंजक निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे।
तो ये हमारे पास है। तो इस तरीके से आपको पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये मेरे पास है फिगर, ठीक। ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये यहाँ से जो यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी है, एक्स है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक। यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एक्स है। ये एक कोई पर्दा है मेरे पास, ठीक। और ये यहाँ से यस कोई एक किरण डाली जाती है यहाँ से। तो ये S1 और S2 मेरे पास दो हैं। यहाँ से जाएगी तो ये सीधी निकल जाएगी और इस तरीके से एक आपतित किरण यहाँ से जाएगी। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। तो यस से चलने वाले प्रकाश किरणें, जो इससे चलने वाले प्रकाश किरणें S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती है, मतलब एक टाइम में समान से पहुंचती है। माना स्लेटों के बीच का जो अंतराल है वो S1 और S2 है। तो उससे हमने S1 और S2 बराबर कितना मान लिया हमने T, तथा स्लेटों से पर्दे पर की दूरी जो है CO कितनी है वो हमने मान लिया CD। देखिए आप लोग CO आपको दिखा दें हम लोग, ये है मेरे पास C और ये है मेरे पास O। तो इसको हमने कितना मान लिया है CD, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग D, ठीक है। माना कि पर्दे पर प्राप्त स्थित जो है स्थित बिंदु है उसको P पर दीप्त फ्रिंज है बनती है। माना कि द्विग फ्रिंज, जो द्विग रेखा होती है ना, द्विग रेखा छिद्र S1 और S2 पर लंबार्धक है। क्या है, लंबार्धक, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। CO पर्दे पर बिंदु O पर मिलता है। जो CO बिंदु है वो पर्दे पे कहाँ पे मिलता है, O पर मिलता है। तथा बिंदु P की O से दूरी जो है वो कितनी है, x है। कितनी मान रखी है हमने, x मान रखी है। जब x1 से x2P पर लंब S1A डाला जाता है तब बिंदु के दोनों ओर एक पथांतर होता है। क्या होता है पथांतर, वो हम लोग देख लेते हैं। ये फिगर था, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो x थी मेरे पास, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कैपिटल D है और यहाँ से जो S1 और S2 वैल्यू है वो है मेरे पास स्मॉल d, ठीक। ये यहाँ पे थीटा एंगल बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पथांतर कितना हो, S2P S, ये S है ना, S2P और S1P, इन दोनों का अंतर कितना होगा, S2A होगा। कितना होगा, S2A होगा, ठीक है। ये हो गया इनका पथांतर। तो हम लेते हैं त्रिभुज, लेते हैं हम लोग त्रिभुज S1 S2A। तो S1 S2A ये एक त्रिभुज है। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो तथा एक त्रिभुज हमने PCO, तो PC और O एक हमने, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। तो ये मेरे पास कैसे होंगे, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक। अब त्रिभुज अगर समरूप हैं तो मेरे पास कंडीशन, तो उनकी कोई भी तीनों भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। अनुपातिक भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S1 2A अपॉन में S1 और S2। तो S1 और S2 ये है मेरे पास, और S2 और ये इसका लिए आधार ये है और इसके लिए आधार ये है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, OP, O और P ये इसके लिए लंब है। तो OP अपॉन में CP ये इसके लिए लंब का कार्य करेगा, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो दूरी जो है मेरे पास CO जो दूरी है S1 और S2 की तुलना में बहुत बड़ी है। मतलब CO जो दूरी है वह S1 और S2 की तुलना में कैसी है, बहुत बड़ी। अतः हम लोग अप्रोक्स में मान लेते हैं कि CP, ठीक है, दोनों आपस में कैसे मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, S2P अपॉन में S1 S2 बराबर SOP अपॉन ये, ठीक। तो यहाँ से अगर हम S2P की वैल्यू निकालें तो हम इसको इस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा S1 S2 इंटू OP अपॉन में CO, ओके। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू मेरे पास इतनी कितनी थी, DX, और ये CO कितनी हम लोगों ने मान ली थी, कैपिटल D मान ली। तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, कैपिटल D रख दिया, ठीक। और ये दूरी कितनी थी, S1 S2 कितनी थी, D, और OP कितनी थी, X। तो हमने रख दिया DX अपॉन D, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा, पथांतर यहाँ पे कितना निकल आएगा मेरे पास, XD अपॉन में कैपिटल D। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाले प्रकाश तरंगिकाओं के बीच, ठीक है,
बीच पथांतर जो है, पथांतर 0 कामा लेमडा कामा 2 लेमडा होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा द्विपपुंजों के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं x/d, ठीक है, बराबर m लेमडा। तो हम यहाँ पे m की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो x बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर फार्मूला होगा m कैपिटल D लेमडा अपॉन में स्मॉल d। यही मेरा क्या होगा, फार्मूला निकला है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं हम लोग, mb तथा m+1b द्विपपुंज के बीच की दूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच की जब हम दूरी देखेंगे तो क्या होगा, xm बराबर कितना हो जाएगा, m d लेमडा अपॉन d, तथा m+1 के लिए जब हम लोग देखेंगे तो इसकी जगह पे कितना रहेगा, m+1, तो m+1 d अपॉन लेमडा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ पूरे से हमें क्या मिलेगी, कामन मिलेगी हमें। तो हम इसको कामन कर ले तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल रहा है, W बराबर निकल के आएगा, W बराबर D लेमडा अपॉन में स्मॉल d। यह दीप्तपुंज और अदितपुंजों के लिए एक समान होती है, मतलब ये दोनों के लिए हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको खा नंबर गा है, क्या एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। इसके नंबर 1 इसकी क्या ज्ञात करनी है हमको, अर्ध आयु, और उसके बाद हमें सेकेंड नंबर गया 3.5 दिन का इसका विघटित मात्रा ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें स्टार बनाओ, ये हमारे इस बार जो सिलेबस कम किया गया है 30%, उसमें से इसको रिड्यूस कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं फिर भी इसको हम लोग। तो यहाँ पे हमें दे रखा है प्रारंभिक मात्रा कितनी दे रखी है, n0 बराबर हमको दे रखा है 16 ग्राम, और औसत आयु कितनी दे रखी है, 1 दिन। ठीक, तो हमें नंबर 1 ज्ञात करनी है इसकी अर्ध आयु। तो हमने आपको अर्ध आयु के लिए फार्मूला बताया था, क्या था, 0.693 इंटू औसत आयु। तो इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 0.693 दिन हो जाएगी। लेकिन उसने फिर क्या बोला, सेकेंड कंडीशन पे उसने बोला है कि 3.25 दिन में अर्ध आयु की संख्या। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर होगा 3.5 बटे में 1 दिन के औसत को हम लोग भाग कर देंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में कितना निकला, n बराबर 5 निकल आएगा। ठीक है, तो n बराबर 5। तो हम लोग क्या देखते हैं, 3.5 दिन बाद अविघटित मात्रा कितनी होगी। तो हम लोग ने n बराबर n0 अपॉन में 1/2 की पावर n। तो n0 की वैल्यू 16 है, 1/2 की पावर कितनी होगी, 5। तो 1/2 की पावर कितना होता है, 1/32। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1/32। तो 16 बन जाए 16 टू 32। तो n बराबर कितना निकला, 1/2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1/2, या हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं। ओके, 0.5 भी लिख सकते हैं, या आप लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर गा, एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक के अक्ष क्षेत्र के 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यदि इस पर 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी कितना देखा, 4.5 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, थीटा बराबर में कितना देर का, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें निकालना बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ। तो टाउ बराबर होता है 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर। ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण हमें निकालना है। तो m बराबर क्या होता है, टाउ अपॉन v साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। टाउ की वैल्यू है मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻2 और b की वैल्यू है 4.5 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देखो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻2 अपान में हो जाएगा 1/2। तो ये 2 ऊपर लेके आएंगे, कितना हो 2 गुणे 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, चुंबकीय आघूर्ण निकल आया। हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या, तो U बराबर होता है mb। ठीक है, mb ब्रैकेट cos थीटा
2 माइनस कोस थीटा 1। तो यहाँ पे कोस थीटा की जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कोस थीटा 1 की कितनी है 30 डिग्री। तो एम बी कोस 0 माइनस का 30 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी 1/√2। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली है। ठीक, आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर निकले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको इधर लेके तो 2 माइनस √3 अपॉन में कितना बचे 2 से हम लोग 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास कितना बचे 4.5 × 10⁻² इंटू 2 माइनस √3। चाहे तो आप लोग इतना छोड़ दीजिए, या आप लोग वैल्यू भी रख के काउंट कर सकते। तो u बराबर कितना 1.2 इंटू 10⁻² जूल। ठीक है, तो ये मेरी क्या निकल आएगी स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डा। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व तो कितना है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो रैखिक घनत्व में लैम्डा बराबर कितना दे रखा 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर दे रखा हमें। आर बराबर दूरी दे रखी है मुझे 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है मेरा 2 लैम्डा अपॉन में 4πε0 आर। ठीक है, तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक, 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और आर की वैल्यू मेरे पास ये थी। तो यहाँ से क्या होगा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पावर कैंसिल करेंगे कितने बचे 6 बचेंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से ई बराबर मेरे पास निकलेगा 9 × 10⁴ न्यूटन कूलम। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या है, किरचॉफ वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। क्या है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। पहले किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q R/S प्राप्त कीजिए। PQRS चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। ये जो PQRS है वो चारों भुजाओं के क्या है प्रतिरोध हैं। इससे या तो ये प्रूफ करने को आता है फ्रेंड्स, हर बार एग्जाम में आता है, या इसका कोई ना कोई आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलता है इसी टाइप से, इसी से सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। पहले आप लोगों को इस तरीके से एक फिगर बना लेना है। फिगर पहले आपको दिखा देते हैं हम लोग। ये इस तरीके से आपको एक फिगर बनाना है पहले फ्रेंड्स। ठीक, ये हमारे पास P है, ये Q है, ये Q, ये R, ये S। ठीक, इस तरीके से हमको लिखना है। ये यहाँ पे एक कुंजी लगा देनी है, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, ये यहाँ से धारा बह रही है। ठीक है, तो इधर एक धारा जा रही है, एक इधर, ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हम लोगों ने। तो ये फिगर आप लोग देख लें और इसको आप लोग बना लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए इसकी हम लोग आपको थ्योरी दिखा देते हैं। थ्योरी क्या है कि माना 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के आकार में जोड़ा जाता है। मतलब जो PQRS मेरे पास 4 प्रतिरोध हैं उनको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तथा एक विकर्ण में एक धारा मापित और दूसरे विकर्ण में एक सेल को जोड़ा जाता है। इसे इस प्रकार समायोजित किया जाता है ताकि सेतु, यहाँ पे सेतु है, ठीक है, सेतु द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा में विक्षेप ना आए। तो यहाँ पे विक्षेप नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का हमें खास कर ध्यान रखना है। ठीक, वो भी मैं आपको बता दूँ, विक्षेप आप लोग कैसे चेक करें वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो जब कुंजी जो मेरे पास K1 है, यहाँ पे ये K1 कुंजी है, को दबाते हैं तो धारा I प्रवाहित होने लगती है और P बिंदु पर पहुंचकर ये 2 भागों में विभाजित, मतलब यहाँ पे जब ये पहुँचती है तो 2 भागों में हो जाती है विभाजित। ठीक है, एक जगह पहुँच जाती है I1 और एक तरफ जाती है I2, इधर I1 और इधर I2। तो ये I बराबर कितना हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। ठीक, आगे हम लोग क्या देखते हैं, कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी G में होगा। जो धारा मापी G है ना मेरे पास, ये वाले हम आपको दिखा देते हैं।
ये जो मेरे पास जी वाली है ये इसमें, ठीक है, धारा जी में कोई विक्षेप नहीं होता है किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार। तो किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार क्या होता है, एक किरचॉफ ने लूप के नियम दिया था फर्स्ट में, लूप किरचॉफ के आपने लूप नियम पढ़े होंगे, तो उसने फर्स्ट नियम क्या बताया कि जो धारा परिपथ की तरफ आती है उसे हम प्लस करते हैं, जो परिपथ से होकर जाती है उसे हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो I1 धारा है वो परिपथ की तरफ जाती है तो ये प्लस, और I2 धारा है परिपथ से बाहर जा रही है तो ये माइनस। दोनों का योग करेंगे कितना रहेगा, जीरो। बीजीय योग जो होता है वो जीरो होता है। फैराडे ने नियम दिए थे इसी चीज़ के। सेकेंड नियम क्या है मेरे पास, सेकेंड नियम I1 क्यूब माइनस I2 क्यूब बराबर कितना होगा, ये तो ये हो गया मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों की जो एक साइड है कैसी हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से भाग करने पर, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो हमें भाग करने से ही मिलेगा, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 का भाग कर देते हैं। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया I1 अपॉन P, I1 अपॉन Q, I2 अपॉन R, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ से हम लोगों ने मान लिया कि जो धारा मेरे पास एक ही थी उसी को हम लोगों ने I1 I2 I3 में डिवाइड कर रखा था। तो यहाँ से I से I कट गया, यहाँ से I2 से I2 कट गया, तो यहाँ पे कितना P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम ह्यूस्टन सेतु के लिए व्यंजक भी कहते हैं, यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको खा नंबर, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं, फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसको भी हम लोग, ठीक, ये भी आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, देखें ज़रा। किसी प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का शिखर मान अनंत हो, शिखर मान कैसा हो, अनंत हो, तो उस परिपथ को वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। परंतु वैद्युत धारा का मान अनंत तब ही संभव है जब प्रतिबाधा शून्य हो। प्रतिबाधा कैसी हो, शून्य हो, क्योंकि फार्मूला मेरे पास क्या होता है, I बराबर होता है B अपॉन जेड होता है। क्या होता है, B अपॉन जेड। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे LCR परिपथ के लिए क्या होगा, LCR परिपथ के लिए होगा Z बराबर √R² माइनस XL माइनस XC। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज B तथा परिणामी धारा I के बीच कलांतर कितना होगा, कलांतर जो होगा वो होगा मेरे पास फाई होगा। कितना कलांतर होगा, फाई। तो हम लगाएंगे tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। और इसी का दोस्तों जो विकल्प आया था वो इसी क्वेश्चन से पूछा गया था विकल्प, ठीक है। तो यदि XL बराबर XC हो, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हों, बराबर हों, तब B और I एक ही दिशा में होंगे। तो जो B और I कैसे होंगे, एक दिशा, तब Z का मान कैसा हो, न्यूनतम होगा, धारा का मान अधिकतम होगा, ठीक है। Z का मान न्यूनतम होगा और धारा का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अतः जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टता की कला में होती है तो उस परिपथ को वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों को देनी है, ठीक। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसमें, श्रेणी अनुनाद परिपथ वह परिपथ है, इसी में हमसे पूछा गया श्रेणी अनुनाद परिपथ वह परिपथ है जिससे आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाविभाजित आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक। तो ये आप लोगों को वहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देना है, बिल्कुल इसको आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये LCR परिपथ है मेरे पास, ठीक है, और ये यहाँ पे एक वोल्टेज लगा रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमें XL बराबर क्या है, XC। तो XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, और बराबर कितना ओमेगा C, 1 ओमेगा C। तो यहाँ पे अगर हम निकालें ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने इधर भेज दिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 1/LC। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये मेरे पास वैल्यू होती है, ठीक, 4π² ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो 1/LC। तो यहाँ से F की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये फार्मूला मेरे पास आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर 5 का गा। क्या है,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। चलिए देख लेते हैं 5 का घा। तो पहले आपको फिगर दिखा देते हैं। ये मेरे पास दो समांतर प्लेटें हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी है वो स्मॉल टी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, डी दे रखी है हमको, स्मॉल डी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो, माना दो समान प्लेट जिनका क्षेत्रफल कितना ए हो तथा एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। इन प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी, तथा परावैद्युत जो पदार्थ है वो कितना है, के, रखा गया है। ठीक, इस तरीके से आप इतना हिंदी लिख लेंगे। यहाँ पे मेरा काम केवल आपको थोड़ा सा समझाना है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, ई नॉट बराबर होगी 2/E0 ए होती है। परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर होता है Q/K/0 ए। ठीक है, तो एक कांस्टेंट के आ जाता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, बी भरा हुआ है, बी विभवांतर कितना बी है, तो बी बराबर क्या होता है, ई ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ई की वैल्यू रख देते हैं, ये हमने ई की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे हम लोग ई की इस वाले की वैल्यू रख देते हैं, ये हमने वैल्यू रख दी, दोनों की हमने वैल्यू रख दी ई की। तो हम लोग क्या देखते हैं, ई नॉट और ई की हमने जब वैल्यू रखी है, ये यहाँ पे ई नॉट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वैल्यू हमने पुट की है तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हमको मिलेगा। देखो यहाँ से इतना पार्ट हमको कॉमन मिला तो हमने इसको कॉमन कर लिया, यहाँ पे कितना डी माइनस टी प्लस T/K बचा मेरे पास। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होती है, सी बराबर होती है Q/B। ये हमने आपको फार्मूला बता रखा है फ्रेंड्स, सी बराबर Q/B। तो यहाँ से हम सी बराबर कितना निकल आएगा, सी बराबर निकल जाएगा, यहाँ पे Q की जगह पे हम लोग रख देंगे, जब वैल्यू रखेंगे सी की, तो सी बराबर निकल के आएगा मेरे पास ε0 A/dt डी माइनस टी प्लस T/K। तो ये होता है मेरा फार्मूला संधारित्र के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कहाँ नंबर, ये इस पे स्टार ना फ्रेंड्स, 2021 जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें आना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब इनकी हमको क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है, हमको इनकी परिभाषा बतानी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी डेफिनेशन को। तो अणुचुंबकीय आप लोग क्या लिखेंगे, अणुचुंबकीय आप लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की ओर दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकीय हो जाते हैं, मतलब प्रतिचुंबकीय दूसरी तरफ विक्षेपित, किसी चुंबक के सिरे के समीप लाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जैसे जस्ता है, चांदी है और पानी है। ओके, लोह चुंबकीय देख लेते हैं हम लोग क्या हैं, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं, किसी चुंबक के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ठीक, तो ये मेरे पास इनके विकल्प हैं। तो आप लोगों ने डेफिनेशन देख ली होंगी, तो इतनी ही आप लोगों को डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप लोग फेयर कॉपी बना सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको डेफिनेशन दिखा दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। हमें क्या लिखना, आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखना है। चलिए देख लेते हैं सूत्र भी इसका हम लोग। तो ये है मेरे पास अपवर्तनी
खगोलीय दूरदर्शी, उसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास फिगर फ्रेंड्स, ये अभिदर्शक लेंस है और ये मेरे पास नेत्रिका लेंस है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो किरणें यहाँ पे टकराती हैं जाके, ठीक है। यहाँ से टकराने ये पुनः प्रतिबिंबित होती हैं तो इस साइड पे ये किरणें बनती हैं। इस तरीके से ये हमें फिगर बनाना है। तो आप लोग फिगर को देख सकते हैं बिल्कुल। ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक। चलिए फिगर मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका एफ पॉइंट है यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है इसकी, दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन यम बराबर क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण, और दूसरा है वस्तु द्वारा आँख पर दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो वस्तु कहाँ पे हो, अपने वास्तविक स्थिति में हो। तो यहाँ पे यम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यम बराबर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, बीटा अपॉन अल्फ़ा होगा। ओके चलिए तो हम लोग देखते हैं अल्फ़ा और बीटा का मान बहुत छोटे होते हैं। जो अल्फ़ा और बीटा होता है उनका मान कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या है, टेन अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा बराबर क्या निकल आएगा यहाँ पे, ए डैश अपॉन बी डैश बराबर ओ एफ डैश, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा बराबर टेन बीटा बराबर भी ये होगा ए डैश बी डैश अपॉन में ई ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब एम बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, एम बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो टेन एम बराबर होता है टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा। ये हमने भी आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला लिख रखा है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो मेरे पास कितना एम बराबर छेगा ओ डैश अपॉन में ई डैश, ठीक। तो यहाँ से ओ डैश की वैल्यू जो हमें दे रखी थी चित्र में, आप लोग चित्र बना लीजिएगा, उसकी दे रखी एफ नॉट, ठीक है। और हमें जो ई ए डैश की वैल्यू दे रखी यू ई, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ये ई दे रखी वैल्यू हमको, और ये हमको एफ ओ दे रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तब u बराबर कितना होगा, माइनस डी होगा, और b बराबर माइनस डी होगा, और u बराबर कितना माइनस का यू ई होगा, और f बराबर कितना है एफ ई। तो लेंथ सूत्र क्या होता है, लेंथ सूत्र वन अपान एफ बराबर वन अपान बी माइनस वन अपान यू। तो उसमें जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वन अपान एफ ई बराबर कितना होगा, वन अपान माइनस का डी और माइनस का वन अपान यू। तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाए प्लस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो कितना आएगा मेरे पास, वन अपान यू ई बराबर होगा वन अपान एफ ई प्लस वन अपान डी। इसको डालिए हमने समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या समीकरण 1 में यू ई का मान रखने पर, तो हमने समीकरण 1 जो डाला था, देखिए ये हमने यू ई निकाला। तो यहाँ पे जब हम लोग मान रखेंगे तो हम लोग मान रखते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा, तो हमें एम बराबर मिलेगा माइनस का एफ ओ ब्रैकेट वन अपान एफ ई प्लस वन अपॉन डी। तो यहाँ से एम बराबर कितना निकला, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट वन प्लस एफ ई अपॉन डी। तो यही होता है मेरा फार्मूला। ओके, ये क्षमता के लिए फार्मूला होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका अथवा का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अथवा में क्या है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिलेत्रक लेंस 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। कितनी दूरी पर लगे, 15 सेंटीमीटर की। किसी वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जो न्यूनतम दूरी मेरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसके लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, आवर्धन। अभी हम लोगों ने आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाला था फ्रेंड्स, इसी में ये हमको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो यहाँ पे बी ई बराबर में कितना देखा, माइनस का 25, और एफ ई बराबर देखा 6.25 सेंटीमीटर। तो 1 अपान एफ ई बराबर कितना होता है, 1 अपान बी ई माइनस 1 अपान यू ई। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से 1 अपान यू ई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1 अपान यू ई की वैल्यू निकल आएगी यू ई बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप लोग कर दीजिएगा इसका, ठीक। यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह केवल स्थिति बताता है। यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह जो होता है वो केवल स्थिति बताता है, उसमें चिन्ह का कोई भी और मतलब नहीं होता। तो दोनों लेंथों के बीच की दूरी कितनी होगी, यू ई प्लस बी ओ, तो बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हमने इसकी यू की वैल्यू निकाल रखी थी, कितनी थी 5 थी, तो 5 यहाँ पे रखें, 5 को साइड में किसका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बी बराबर कितने 10 सेंटीमीटर। ओके, अब दृश्यक लेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो क्या 1/f ये फार्मूला होता है मेरा, माइनस का सीन लगता है। यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एफ नॉट की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 10, वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो कितनी निकल के आएगी मेरे पास, वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 10/4 यानी कि 2.5 माइनस का। तो आवर्धन क्षमता के लिए अभी हमने फार्मूला का इसको फाइंड किया था, तो हम लोग निकाले माइनस का V0/u0 ब्रैकेट 1 प्लस D/FE। यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे सभी की, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरे पास निकले माइनस का 20। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि खंड या, इस पे स्टार बनाओगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो फिर भी लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, प्रकाश के ध्रुवण से तात्पर्य है 2 पोलराइड A तथा B परस्पर लंबवत रखे हैं, इनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता A पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए, कितनी हो जाए 1/32 हो जाए। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सलूशन। तो देखते हैं आंसर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन 6 का प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, जो प्रकाश की तरंगें होती हैं कहते हैं अनुप्रस्थ होती हैं, जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के संचरण की स्थिति की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। ठीक है, टूरमैंगनीन क्रिस्टल में से गुजरने पर निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के ये कंपन संचरण की दिशा में लंबवत तल के केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं, जबकि शेष सभी कंपन क्रिस्टल अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक, क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जो क्रिस्टल से प्रकाश निकलता है उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह घटना प्रकाश की ध्रुवण कहलाती है। यह घटना क्या कहते हैं, प्रकाश की ध्रुवण कहलाती है। तो जैसे ये मेरे पास अध्रुवीय होता है, ये एक ए है, ठीक है, ये मेरा पास समतल प्रकाश ध्रुवित है। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर बन, तो इस तरीके से ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से फिगर भी आपको सभी दिखाने होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोलराइडों ए और बी के बीच पोलराइड सी इस प्रकार रखा जाता है कि पोलराइड सी की ध्रुवण अक्ष, जो पोलराइड है ना, पोलराइड सी की ध्रुवण अक्ष पोलराइड ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है माना। ठीक है, थीटा कोण बनाती, तो हमने मान लिया माना अध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता है वो कितनी आई है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो कितना आई ए बराबर कितना I0/2 होगी। तो मेल्स के नियम से, ठीक है, मेल्स के नियम के क्या होगा, पोलराइड सी से निर्गत प्रकाश की कण की जो तीव्रता होगी वो कितनी IC बराबर होगी IA cos² थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालें, IA की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो IC बराबर कितना I0/2 cos² थीटा, ये मेरा फार्मूला होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी के अभी थोड़ा सा सोल्यूशन और रह गया फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं कि जब यह प्रकाश पोलराइड बी पर गिरता है, ये ए के लिए था, ये बी के पर गिरता है, जिसका ध्रुवण अक्ष पोलराइड सी की ध्रुवण अक्ष से थीटा -90 माइनस थीटा पर है। ठीक है, कितने पे 90 माइनस थीटा पे, ये कितने पे था, थीटा पे था। तो आई बी बराबर कितना IC cos² 90 माइनस थीटा। तो आई की जगह हम लोग रखेंगे I0/2 और cos² थीटा, और ये कितना cos² 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास sin² थीटा, sin² थीटा cos² थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, sin2 थीटा में, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आई बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं I0/8 sin² 2 थीटा। तो ये मेरा फार्मूला बना है अभी। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसको आप लोग देख लीजिए ज़रा। यहाँ से आई बी के हम लोगों ने वैल्यू देखनी I/32, उसने क्वेश्चन में बोला था।
कि कब हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू में दे रखी, तो इसका हम लोग 8 बन जाए 8, 8 4, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा I/4, और ये कितना I से I भी कैंसिल कर दे तो 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा पर कितना निकलेगा 2, तो यहाँ से साइन में ये 2 की वैल्यू कितनी, 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2 थीटा बराबर 15, तो 2 से 2 डिवाइड करो, थीटा बराबर 15, तो यानी कि थीटा बराबर यहाँ पे कितना निकलेगा 15 डिग्री निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का अथवा का क्वेश्चन है एक। सिक्स का अथवा का जो क्वेश्चन है क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 क्या होगा अपवर्तित प्रकाश, और नंबर 2 क्या होगा परावर्तित प्रकाश, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। नंबर 1 क्या है, देखो नंबर 1 है मेरे पास, जब कोई कंपन स्रोत तरंगें उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम को वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में कंपन कर रहे होते हैं क्या कहलाते हैं, वो तरंगाग्र कहलाते हैं। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र के दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये लंबवत होता है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन है कि माध्यम में जहाँ भी तरंगाग्र पहुँचता है वहाँ पर स्थित प्रत्येक कण का एक नया तरंगाग्र स्रोत बन जाता है, जिसमें नई तरंगें सभी दिशाओं से निकलती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं, ठीक। द्वितीयक तरंगिकाएँ प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे चलती है। कैसे चलती है, प्राथमिक तरंगों से आगे चलती है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 है इसी में, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ, अर्थात जो हम पृष्ठ खींचते हैं उस पर तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे ये मेरे पास एक दिया गया है, यहाँ से ये चली थी, ठीक। तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं, सीधी स्ट्रेट भी चलती हैं। ऐसे यहाँ पे कोई अगर पर्दा रखते हैं तो यहाँ पे ये 1 2 3 इस तरीके से इनका फिगर बनेगा, ओके। आगे क्या हम लोग देखते हैं, चलिए इसी में और थोड़ा ये भी आपको लिखना। स्रोत से अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है, बिल्कुल एक समतल हो जाता है, ठीक है। अपवर्तित प्रकाश के लिए चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, प्रकाश की चाल दे रखी है हमको 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक है 1.8, तो चाल कितनी निकले 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। आगे तरंग हमसे यहाँ पे और क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य के लिए होता है λ/n, n की वैल्यू कितनी 1.5, तो इसको हम लोग जो सोल्व करेंगे तो कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, कितनी निकलेगी 4000 एंगस्ट्रॉम। आगे क्या है, सेकेंड कंडीशन थी इसमें अपवर्तित थी। अपवर्तित प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तथा चाल वही होगी जो आपतित प्रकाश की होती है, जो आपतित प्रकाश वही होती है। तो चाल कितनी रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी, और तरंग दैर्घ्य जो 6000 थी तो वही 6000 एंगस्ट्रॉम रहेगी। केवल जो अपवर्तित प्रकाश है उसके लिए कितनी रहेगी 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, I तीव्रता तथा B आवृत्ति का प्रकाश W कार्य फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा का मन किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की किरण। नंबर 1 क्या है, आपतित मतलब जो तीव्रता है, तीव्रता कहती है, तीव्रता समान तथा आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हैं। और नंबर 2 है कि आवृत्ति समान तथा तीव्रताएँ भिन्न भिन्न हैं। एक कंडीशन में तीव्रताएँ भिन्न भिन्न हैं, दूसरी कंडीशन में आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका सलूशन हम लोग।
क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक, उसका आंसर हमें दिया गया है। क्या है आंसर? ठीक, तो क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। नियम क्या होते हैं, पहले मैं आपको नियम दिखा देता हूँ। नंबर 1 नियम क्या है? ठीक, नंबर 1 दिया गया हमको, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड रूल, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक, अगला देखते हैं पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश को आवृत्ति के बढ़ने पर रोकती है, मतलब आवृत्ति को बढ़ने नहीं देती है। ठीक है। 4 नंबर क्या है? यदि आपतित प्रकाश की, जो प्रकाश होता है ना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये मेरे पास इसके रूल हैं। ठीक है, चलिए इसका रूल 5 नंबर रूल क्या है दोस्तों, कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होकर बाहर निकलने के बीच कोई समय, जो कोई समय होता है ना, समय नहीं होता, मतलब पक्षपात को कोई समय नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, फिर क्या है मेरे पास? तीव्रता तथा आवृत्ति का गतिज ऊर्जा पर निर्भरता। तो हम लोग देखते हैं तीव्रता तथा आवृत्ति जो है वो गतिज ऊर्जा पे किस प्रकार निर्भर करती है। तो नंबर 1 पॉइंट है मेरे पास, नंबर 1 क्या है? तीव्रता समान तथा आवृत्ति भिन्न भिन्न। पहली कंडीशन थी कि तीव्रता समान है तथा आवृत्ति जो मेरी है वो कैसी है? भिन्न भिन्न है। तो देखते हैं हम लोग, जब तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न, मतलब तीव्रता समान होती है लेकिन आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, तो आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा, जो प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है तथा गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या? उतनी ही होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन मेरे पास? अगला है, इसी का पॉइंट है, क्या पॉइंट है? कि तीव्रता भिन्न भिन्न तथा आवृत्तियां समान हो। सेकेंड कंडीशन की क्या थी? तीव्रता जो है वो भिन्न भिन्न हो लेकिन आवृत्तियां समान हो। तो क्या होगा? जब तीव्रता अलग अलग हो परंतु आवृत्तियां समान हो तब धारा बढ़ती है। तब धारा कैसी होती है? बढ़ती है, परंतु गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो मेरी गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ओके, चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो इसको आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप लोग, इसका ये मैं हटा देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको इतनी हिंदी लिखनी पड़ेगी, ये रूल आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अथवा में दिया गया हमको कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, ये यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो ये पूछा गया कि ये किस प्रकार भिन्न होती हैं, तो वो हमें बताने क्या। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एम्पियर की तीव्र जो कक्षा होती है ना, त्रिज्या की कक्षा में 22 मतलब 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है या चक्कर लगाता है।
इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके जो समतुल्य है उसके हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या देखें, द्राव्य तरंगे देख लेते हैं कि द्राव्य तरंगे क्या होती हैं। तो द्राव्य तरंगे क्या होती हैं, गतिशील कण में कणों की गति के साथ तरंग भी होती है। जो कण होते हैं ना, गतिशील कण होते हैं, उनमें तरंग भी होती हैं। ठीक, क्या होते हैं तरंग। यह द्राव्य की दैत्य प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, दैत्य प्रकृति कहलाती है। दैत्य प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। कहाँ होती है, द्रव्य कणों में भी होती है। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्राव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख ले हम लोग। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग से भिन्नता, जो उसकी भिन्नता होती है वो क्या होती है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग वैद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित होती है, जबकि द्राव्य तरंग कण से। ठीक है, नंबर 2 क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, परंतु द्राव्य तरंगों का वेग अलग अलग होता है। तो क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ओके, चलिए थर्ड कंडीशन इसकी क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु द्राव्य तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी स्रोत से उत्सर्जित होती हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो किसी स्रोत से, परंतु द्राव्य तरंगों जो द्राव्य तरंगें होती हैं, द्राव्य तरंगों के कणों से संबंधित होती है। ये किससे संबंधित होती है, ये कणों से संबंधित। तो ये इनके बीच थी भिन्नता। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, यांत्रिक तरंगों में भिन्नता। ठीक, यांत्रिक तरंगों में भिन्नता क्या है, नंबर 1, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम होना जरूरी है। इनके लिए माध्यम होना जरूरी होता है, जैसे ध्वनि तरंग। जबकि द्रव्य तरंगों में कणों से संबंधित जानकारी होती है। क्या होती है, कणों से संबंधित जानकारी होती है। ओके, अब क्वेश्चन इसी में दिया गया, हमें आर बराबर दे रखा था यहाँ पे 0.5 एम्पियर। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻11 मीटर। ठीक, वेग हमें दे रखा था 2.2 × 10⁻6 मीटर, ये माइनस है। ठीक है, तो वैद्युत धारा हमें दे रखी थी कि जो मान होता है वो क्या होता है, Q/T, I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो इनको हम लोग चेंज करें तो इस तरीके से E/2 लैम्डा VR/V, तो ये हो जाएगा EV/2πr। ठीक, यहाँ पे जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू तो हमें पता होती है 1.3 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे होगी 2.2 × 10⁻6, ये 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14 × r की वैल्यू ये दे रखी थी। इसका आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे निकल आएगा 0.112 × 10⁻2। तो I बराबर कितना निकला, I बराबर निकला मेरे 1.12 × 10⁻2 एम्पियर। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार बना हुआ, इसका मतलब ये 2021 में नहीं आना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो क्या एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ठीक, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एम्पियर का पर्वतीय नियम क्या होता है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी रेखीय समाकलन पथ द्वारा किसी कुल धारा I का म्यू गुना होता है। कितना होता है, म्यू गुना होता है। तो हमने ये लिख दिया 1 फ्लक्स वेक्टर बी डॉट DL बराबर म्यू I, इसको हम बोलते हैं म्यू I। और म्यू I की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 × 10⁻7 होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम म्यू को क्या बोलेंगे, म्यू को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे निर्वात में चुंबकशीलता होती है, माना। ठीक है, आगे क्या है, माना किसी संधारित्र को आवेशित करने वाली चालन धारा IC है, जबकि प्लेटों के बीच चालन धारा 0 होती है। प्लेटों के बीच कैसे होती है, 0। तो परिपथ के नियम से क्या होता है, परिपथ के नियम से। तो ये मेरे पास एक परिपथ है। ठीक, ये यहाँ से इस तरीके से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे B वेक्टर डॉट DL बराबर कितना म्यू IC होगा। तो यहाँ से अगर हम B बराबर निकालें तो म्यू IC/2
2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर, आर क्या है यहाँ पे परिधि है, तो हम लोग देखते हैं आर प्लेट की त्रिज्या है। इसी परिसीमा जो परिसीमा होते परिसीमा वाले घड़े के समान आकार की एक अन्य सतह जो धारा को संपूर्ण स्पर्श नहीं करती, जो संपूर्ण स्पर्श नहीं करती है, तो वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू आई होता है। तो यहाँ पे ये तो शून्य थी, आई शून्य थी, तो क्या होगा बी बराबर 0 हो जाएगा। बी बराबर कितना होगा 0 होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग है। यहाँ पे 0 निकला, वहाँ पे दूसरी थी। ठीक है, इस विसंगति को दूर करने के लिए विस्थापन धारा को जोड़ा जाए। किसको जोड़ा जाए, विस्थापन धारा को जोड़ा जाए। अतः संधारित्रों के प्लेट के बीच चालन धारा IC शून्य होती है, परंतु विस्थापन प्रवाहित होती है। कौन सी विस्थापन धारा प्रवाहित होती है, तो संशोधित मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल का नियम क्या था, तो संशोधित मैक्सवेल का नियम देख लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या जो हमारे पास समाकलन वी वेक्टर डॉट डी एल बराबर होगा म्यू आई सी प्लस आई डी। तो हमने क्या आई डी यहाँ पे क्या विस्थापन धारा है और संधारित्र पर आवेश है, तो आवेश कितना हो क्यू बराबर सी बी होता है यहाँ पे। तो हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग ई डी में चेंज करके क्यू बराबर ये निकाल सकते हैं ई ए डॉट ई डी, क्योंकि सी बी की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो क्यू बराबर कितना हो गया, ये मेरे पास निकल गया है, तो क्यू बराबर इसको हम लिखते हैं फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू होती है। तो विस्थापन धारा आई डी बराबर कितना हो डी क्यू अपॉन में कितना होगा डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डी बराबर ई नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये होती है मेरे पास विस्थापन धारा। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट ना करें, लेकिन जो आगे के स्टूडेंट हैं 11th वाले वो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, क्या है कि दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, यानी कि इसका हमें निगमन करना है। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए, और हमें एम्पियर की परिभाषा भी देनी है। चलिए देख लेते हैं। तो दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच बल, तो बल क्या होता है देखो, जब दो धारावाही चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। माना दो तार ए व बी परस्पर एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। जब दोनों सिरों से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। जब एक ही तरफ धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। परंतु जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये मेरे पास फिगर है, तो आप इस तरीके से इसका फिगर बना लेंगे। तो ये फिगर क्या है, जब धारा ऊपर जाएगी और ये भी ऊपर सेम दिया तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा, दोनों आपस में पास खींचेंगे। लेकिन एक धारा ऊपर जा रही है और एक धारा कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है ये, और ये ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण हो, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। ठीक, ये फिगर है केवल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो मेरे पास क्या होगा, बी बराबर होगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन लेमडा, अंदर की तरफ ये है। ठीक, तो तार बी में I2 धारा बहती है, तार की लंबाई कितनी L है वो, तो और लगने वाला जो बल है वो कितना है F। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो F बराबर क्या फार्मूला होगा, तो F बराबर हमें जो फार्मूला मिलेगा वो बनेगा I2LV1। ठीक, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग V1 की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मिलेगा म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ठीक, यहाँ पे I1 I2 आपस में कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार के V2 बराबर हो जाएगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई D। ठीक, अब हम लोग क्या देंगे, तार A पर बाहर की तरफ लगने वाला, जो A पर लगने वाला बल कितना हो, F2 बराबर होगा ILV2। तो यहाँ से भी हमें यही चीज़ मिलेगी कंडीशन। ठीक, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, तो एकांक लंबाई पर जब हम बल लगाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे F अपॉन L, लंबाई कितनी L हमने मान ली, तो F अपॉन L बराबर कितना म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई D हो जाएगा। तो हम बोले जब I बराबर I2 बराबर I, मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर एम्पियर हो, तब दोनों तारों के बीच मध्य दूरी जो होगी वो 1 मीटर हो, तो एकांक तार पर लगने वाला बल, मतलब धारा भी एक हो। ठीक है,
और लंबाई भी 1 मीटर हो तब क्या बल लगे, तो F/L बराबर निकल के आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर निकल के आएगा। ओके, इसकी हम एम्पियर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या होगी एम्पियर की परिभाषा, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 धारावाही तार 1 मीटर की लंबाई पर उत्पन्न बल जो होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है तो तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो ये मेरी जो डेफिनेशन है वो किसकी है, इतनी 1 एम्पियर की डेफिनेशन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है, मतलब ट्रांसफार्मर के बारे में हमें बताना है। उच्चयी एवं अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ओके, ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, क्या यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लें, करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित किया जाता है लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ट्रांसफार्मर में एक नरम लोहे की पतली रॉड होती है जिस पर तांबे के तारों को बनी 2 कुंडली पर लपेटी होती है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर होता है। आप लोग टीवी में और भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, हर जगह लगे होते हैं छोटे छोटे। हमारे जो रेडियो या घर के सिस्टम जो होते हैं सभी में आता है लग के। एक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा दूसरे में ज़्यादा रखी जाती है, मतलब एक में फेरे कम होते हैं, दूसरे में जैसे इस साइड हमने कम रखा है और उस साइड हमने ज़्यादा रखे हैं। जिस कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। ठीक, तथा जिस दूसरी कुंडली को मतलब तथा जो दूसरी को हम क्या कहते हैं, दूसरी कुंडली कहा जाता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, द्वितीय कुंडली से होकर गुजरती हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N है, ये यहाँ पे कैपिटल N लिखा है, तथा सिरों पर निरावेशित बोल्ट कितना हो, BP हो, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, NS, तथा सिरों पर निर्गत वोल्ट जो है वो कितना है, BS हो, तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की इस तरीके से फिगर बनाएंगे हम लोग। यदि NS ग्रेटर देन कितना NP हो तो निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से अधिक होती है, इसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी, केवल NS ग्रेटर देन NP। ठीक, अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, यदि NS लेस देन NP हो तो निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से कम होती है, इसे हम अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो ये अपचयी और अपचयी की परिभाषा हो गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफार्मर ऊर्जा हानि के कारण। कारण क्या होते हैं, नंबर 1 तांबे की हानि होती है। जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के तारों के फेरों में ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। ठीक, नंबर 2 क्या, भंवर धाराओं में हानि, भंवर धाराएं। ठीक, लोहे के क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। ठीक, कुछ ऊर्जा जो होती है किस में खर्च हो जाती है, ऊष्मा में खर्च हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, कुंडली का प्रतिरोध। इन तारों में प्रतिरोध के कारण I² का मान विद्युत ऊर्जा हानि के रूप में खर्च हो जाता है। ठीक, इसका पॉइंट नंबर कितना है, 4 देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो 4 क्या है पॉइंट नंबर 4, चुंबकीय फ्लक्स की कमी। प्राथमिक कुंडली से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से तक नहीं पहुंच पाता, अतः कुछ चुंबकीय फ्लक्स धारता को हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को हेडिंग डाल के लिखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग हेडिंग डाल के लिखें तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और वो आपको नंबर भी सही देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 का अथवा है, क्या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र तथा का फ्लक्स समय के साथ फाई बराबर AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है।
तो नंबर 1 हमें निकालना ए बी सी के मात्रक ज्ञात कीजिए, तीनों के हमें क्या निकालने मात्रक। नंबर 3 है कि ए बराबर इतना दे रखा, बी बराबर 0.6 दे रखा, सी बराबर 0.8 मात्रक हो तो टी सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंतिम वीडियो का लास्ट। तो ये हमें 9 का अथवा दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का मेरा हम लोगों का। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, तो नियम इसके क्या थे, इसका प्रथम नियम था फ्रेंड्स। प्रथम नियम इसने क्या दिया कि जब किसी परिपथ में बह रही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है, ये हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स होता है ना की ऋणात्मकता के बराबर होता है। किसके, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी होगा। ओके, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। किसका विरोध करती है, ये हमेशा चुंबकीय वाहक बल का विरोध करती है। यदि तारों में n फेरे हों, फेरे कितने हो n, तो हो जाएगा सिग्मा बराबर माइनस का n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। ओके, सेकेंड इसमें कंडीशन यदि फाइव बराबर हमें दे रखा था, ये क्वेश्चन टाइप के थे, तो यहाँ पे सी का मात्रक क्या होगा, तो सी का मात्रक होगा, सी का मात्रक बराबर में होगा फाई का मात्रक। तो सी का मात्रक कितना होगा, फाई का कितना होगा, वेबर या न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर। तो यही किसका हो जाएगा, सी का। तो बी टी का भी मात्रक क्या होगा, फाई होगा, तो इसका कितना होगा, वेबर प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि इसके साथ में टी लगी हुई है। ठीक, उसके बाद ए टी स्क्वायर, यानी कि ए का तो मात्रक कितना हो जाएगा, वेबर, लेकिन टी का कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर, तो वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो ये तीनों ए बी सी के हम लोगों ने मात्रक निकाल दिए, आप लोग देख सकते हैं ये तीनों मात्रक हैं, ब्रैकेट में आप लोग बंद कर दीजिए ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। उसने बोला था फाइव बराबर दे रखा था हमको ये, और ए बराबर 0.3 मात्रक, बी बराबर ये, सी बराबर ये, टी बराबर देखा 2 सेकेंड। तो हमसे पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा था हमसे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे 280 मतलब ये इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 280 प्लस बी, और सी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अवकलन करेंगे हम लोग जब इसका, तो जब हमने इसका अवकलन किया तो मेरे पास ये निकला है। अब हम यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई बराबर निकलेगा 1.8 वोल्ट। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ तक सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट था फिजिक्स का, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैथ के हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं 5, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कराएं चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट।